Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll start with our second chapter, Writing and City Life, and page number 36. And the topic is Urbanization in Southern Mesopotamia, Temple and King. So come to the page number 36. From 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest cities emerged from some of these settlements. These were of various kinds, those that gradually developed around the temples, those that developed as center of trade and imperial cities. It is cities of the first two kind that will be discussed here. 5000 BCE, it means 5000 बिफोर करंट एरा, उससे पहले जो सेटलमेंट्स हैं वो बनने स्टार्ट हुए, बस्तियां लोगों ने बसानी स्टार्ट की थी, डेवलप होना शुरू हुआ था सदर्न मेसोपोटामिया में। और उसके बाद में ये जो सेटलमेंट्स थे बाद में यही जो अर्ली सिटीज़ थी वो उनके रूप में सामने आने लगी। यहाँ पर कई तरह की सिटीज़ थी जिनमें कुछ ऐसे थे जो कि टेम्पल्स के आसपास में डेवलप हुए थे, या फिर जो ट्रेड के सेंटर के तौर पर डेवलप हुए, या फिर कुछ इम्पीरियल सिटीज़ थी या शाही सिटीज़ थी। यहाँ पर हम फर्स्ट जो टू टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले अर्ली सेटलर्स बिगिन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल्स एट सेलेक्टेड स्पॉट इन देयर विलेजेस। द अर्लीस्ट known temple was a small shrine and made of unbuilt bricks. Temples were the residence of various gods, of the moon god of Ur or of Inanna, the goddess of love and war. Constructed in brick, temples became larger over time with several rooms around open courtyards. Some of the early ones were possibly not unlike the ordinary houses, for the temple was the house of a god, but temples always had their outer walls going in and out or at regular intervals, which no ordinary buildings ever had. जो अर्ली सेटलमेंट्स थे उन्हें जो अर्ली सेटलर्स थे उन्होंने बनाया था, लेकिन उनके जो ओरिजिन है उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन उन्होंने सेलेक्टेड जो विलेज में स्पॉट होते थे वहाँ पर मंदिरों को बनाना और जो मंदिर बने हुए थे उन्हें रीबिल्ड करना स्टार्ट किया था। ये जो मंदिर थे, टेम्पल थे, उसमें सबसे पहला जो नोन टेम्पल है वो बहुत ही एक छोटा सा श्राइन है जो कि अनबेक्ड ब्रिक से बना हुआ है, क्योंकि ये जो टेम्पल होते थे ऑर्डिनरी हाउस जैसे होते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि वो भी किसी गॉड का, भगवान का घर ही होता था। उनमें या तो जो गॉड है उनमें उर है जो कि मून गॉड के नाम से जाने जाते हैं, या फिर गॉडेस है इनाना जो कि लव और वॉर की गॉडेस मानी जाती है। इसी तरह से और भी कई सारे गॉड हैं उनके हाउसेस या टेम्पल होते थे। ये ब्रिक से बनते थे और बाद में पहले बहुत छोटे होते थे, बाद में ये बड़े होते गए और उनके आसपास और भी रूम बनने लगे, और जो कोर्टयार्ड होता था, बीच का आंगन, उसे खुला छोड़ा जाने लगा था। जो बिल्डिंग्स मंदिर के लिए बनाई जाती थी उनकी जो वॉल होती थी, आउटर वॉल, वो एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर गैप के बाद में इन और आउट होती थी। इस तरह की दूसरी वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं मिली। जो शेप होता था केवल जो टेम्पल है उन्हीं का इस तरह का रखा जाता था। नाउ नेक्स्ट, द गॉड वाज द फोकस ऑफ वर्शिप. टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन, कर्ड एंड फिश. The god was also the theoretical owner of the agriculture fields, the fisheries and the herds of the local community. In time, the processing of produce was also done in the temple. Organizer of production at a level above the household, employer of merchants and keeper of writing records of distribution and allotment of grain, plows, animal, bread, bear, fish, etc. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution. But there was also another factor on the scene. तो जो गॉड है वो वर्शिप के फोकस होते थे, तो जो लोग होते थे वो उनके लिए ग्रेन, कर्ड और फिश उन्हें गिफ्ट करते थे या उनको चढ़ाते थे। तो फिश के जो एविडेंस मिले हैं वो कई सारे जो टेम्पल हैं उनमें एक उनके आंगन पर एक थिक लेयर मिली है फिश बोन की। उससे ये पता चलता है कि इस तरह से जो
वर्शिप की जाती थी उसमें लोग चढ़ाते थे। और जो गॉड होते थे वो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो विलेज है, वहाँ के थ्योरेटिकल ऑनर माने जाते थे। वहाँ का चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, फिशरीज़ हो, या फिर जो हर्ट्स है लोकल कम्युनिटी के, उनके ऑनर गॉड को माना जाता था। और जब प्रोसेसिंग टाइम होता था प्रोडक्शन का, जिसमें चाहे वो जो ऑयल क्रॉप होती थी उसकी प्रोसेसिंग का टाइम हो, या जो ग्रेन होते थे उनकी ग्राइंडिंग का, स्पिनिंग का, या जो वुलन क्लॉथ होते हैं उनको बनाने का, जब जो भी काम होता था वो टेम्पल में किया जाता था। और प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड लेवल का होता था उससे ऊपर का जो भी वर्क होता था वो सारा टेम्पल में होता था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो टेम्पल है वो एक तरह से अर्बन इंस्टीट्यूशन का मेन पार्ट बनते गए, मेन इंस्टीट्यूट बनते गए, क्योंकि सारा काम मंदिरों में ही होता था, टेम्पल्स में होता था। चाहे वो रिकॉर्ड्स को रखने का जो भी सामान आता था डिस्ट्रीब्यूट होता था, चाहे वो प्लाउज एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, या उनसे जो प्रोडक्शन होता था वो इकट्ठा करने का, या फिर ब्रेड, बियर, फिश वगैरह से रिलेटेड जो भी वर्क होता था उन सभी का रिकॉर्ड रखने का काम। और साथ ही जो एम्प्लॉयर होते थे इस काम को करने वाले, या जो मर्चेंट्स थे, उनका सभी जो रिकॉर्ड्स होता था सभी एक मंदिरों के तहत ही होने लगा। मंदिरों में ही इस तरह के काम किए जाते थे। तो जो टेम्पल्स थे वो इन सारी एक्टिविटीज़ का इंस्टीट्यूशन बन गए थे, एक सेंटर बन गए थे। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं था, इसके अलावा भी जो डेवलपमेंट है इसमें और भी कई सारे फैक्टर्स थे। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, agriculture was subject of hazard. The natural outlet channels of the Euphrates would have too much water one year and flood the crops, and sometimes they would change course altogether. As the archaeological record shows, villages were periodically relocated in Mesopotamian history. There were man-made problems as well. तो ये हमने पढ़ा था लास्ट में कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर के मामले में बहुत रिच था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से उसको ये नहीं कह सकते कि जो एग्रीकल्चर है उसी वजह से जो मेसोपोटामिया है वो बहुत डेवलप हुआ था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एक तरह से हैज़र्ड का भी सब्जेक्ट माना जाता है। कई बार उसमें लॉस भी होता है, और उसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे नेचुरल रीज़न अगर देखे जाए तो जो चैनल यूफ्रेट्स नदी थी उसके जो चैनल्स थे, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, नदियाँ थी, उसमें कई बार बाढ़ आ जाती थी, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता था, और कई बार वो अपना रूट चेंज कर लेती थी। उसकी वजह से जो विलेजेस थे उन्हें अपने पूरे गांव को रिलोकेट होना पड़ता था नदी के साथ साथ। तो ये मेसोपोटामियन हिस्ट्री में रीलोकेशन के काफ़ी सारे एविडेंस मिलते हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। यहाँ पर ये तो था जो नेचुरल जो रीज़न थे वो। इसके अलावा मैन मेड प्रॉब्लम्स भी होती थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोज हु लिव्ड ऑन द अप स्ट्रीम stretch of channels could divert to so much water into their fields, and villages downstream were left without water, or they could neglect to clean out the silt from their stretch of the channel, blocking the flow of water further down. So the early Mesopotamian countryside showed repeated conflicts over land and water. तो जहाँ पर मैन मेड प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि जो अप स्ट्रीम पे रहते थे लोग, ऊपर पहाड़ों की तरफ जहाँ लोग रहते थे, वो जो नदियाँ थी या स्ट्रीम जो यूफ्रेट्स थी उसका काफ़ी सारा पानी अपने फील्ड की तरफ ले लेते थे। तो जो डाउन स्ट्रीम में रहते थे लोग, नीचे की तरफ रहते थे, उन तक उतना पानी, सफिशेंट पानी नहीं पहुँच पाता था, या फिर वो लोग जो सिल्ट है नदियों में, चैनल्स में, उनको क्लीन करना नेगलेक्ट करते थे, जिससे जो फ्लो है वाटर का वो ब्लॉक हो जाता था और नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाता था। तो इस तरह से जो मेसोपोटामियन हिस्ट्री है वहाँ पर जो कंट्री साइड है, जो और भी आसपास के जो गांव थे, वहाँ पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के काफ़ी सारे प्रूफ मिलते हैं, काफ़ी सारे एविडेंस मिलते हैं कि इस तरह के जो अदर अप स्ट्रीम के और डाउन स्ट्रीम के जो लोग थे उनके बीच में इस तरह के झगड़े होते रहते थे पानी और
ज़मीन को लेकर के। When there were continuously warfare in a region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot and could take prisoners for the defeated group to employ as their guards or servants, so they could increase their influence and clout. Such war leaders, however, would be here today and gone tomorrow, until a time came when such leadership came to increase and well-being of the communities with the creation of new institutions or practices. In time, victorious chiefs began to offer precious booty to the gods and thus beautify the community's temple. They would send men out to fetch fine stones and metal for the benefit of the god and community and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that come in and went out. As the poem about Anmarkar shows, these gave the king high status and the authority to command the community. तो जब ये लड़ाइयाँ जो होती थी, कॉन्फ्लिक्ट जो होते थे, वो लंबे टाइम तक चलते थे। तो इसमें जो चीफ होता था, जो डिफीट करता था दूसरे ग्रुप को, वो जो उसके फॉलोवर्स होते थे उनमें जो भी लूट का सामान होता था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, और जो प्रिजनर्स होते थे जिनको उन्होंने डिफीट किया था उस ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को वो एज अ गार्ड और उनके सर्वेंट की तरह उनको काम करने के लिए ले जाता था। लेकिन इस तरह से जो भी चीफ होते थे या जो लीडर्स होते थे उनका भले ही उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता था और फॉलोवर्स उनके कई सारे होते थे, लेकिन ऐसे लीडर जो होते थे वो थोड़े टाइम बाद में वापस से डिफीट कर दिए जाते थे या ख़त्म हो जाते थे, चले जाते थे। तो इस तरह से कई सारे लीडर्स आए और चले गए, लेकिन बाद में जो दूसरे और भी चीफ आए या लीडर्स आए, उन्होंने अपने कम्युनिटी की तरफ ध्यान दिया, उसका डेवलप करने की तरफ ध्यान दिया। तो जो वो प्रेशियस थिंग होती थी उनके पास, वो अपने गॉड को उन्होंने देना शुरू कर दिया, मंदिरों में भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से जो विक्टोरियस चीफ होते थे उन्होंने प्रीशियस जो बूटी होती थी उनको जो गॉड थे उन्हें ऑफ़र करना शुरू किया, और इसकी वजह से जो टेम्पल्स थे वो ज़्यादा रिच होते गए, उनके ब्यूटिफिकेशन होता गया, उनका कम्युनिटी थी वो पूरी और अच्छी स्ट्रॉन्ग होती गई। और उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे, अपने जो लोग थे, उन्हें दूसरे जगहों से, आसपास के जो दूसरे रीजन्स थे वहाँ से जो फाइन स्टोन थे, जो प्रेशियस मेटल्स थे, उन्हें मंगवाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से जो कम्युनिटी के जो भी टेम्पल थे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए, ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन उनका होता गया। साथ ही जो टेम्पल्स थे वो एक तरह से ज़्यादा पावरफुल होने लगे थे, और उन्हीं के थ्रू सारा जो भी कम्युनिकेशन होता था और जो ट्रेडिशन जो होता है, ट्रेडिंग जो होती थी, वो भी सारा मंदिरों को सेंटर बनाया गया था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो डेवलप होते गए टेम्पल्स वो इसी वजह से हुए थे। साथ ही इसमें जो एनमर्कर की पोएम है वो उसमें भी बताया गया है कि जो किंग्स थे वो अपना स्टेटस इसी तरह से बढ़ाते थे, अपना जो भी लूट का सामान होता था या जो डिफीट करते थे, इस तरह के जो झगड़े होते थे उसमें, तो वो मंदिरों की चढ़ाने की वजह से, अपने फॉलोअर्स को बांटने की वजह से वो उसका स्टेटस भी हाई होता गया, और अपनी कम्युनिटी को कमांड करने का भी उन्हें अथॉरिटी मिलती गई थी। We can imagine a mutual reinforcing cycle of development in which leaders encouraged the settlements of villages close to themselves to be able to rapidly get an army together. Besides, people would be safe living in close proximity to one another. At Uruk, one of the earliest temple town, we find depiction of armed heroes and their victims, and carefully archaeological survey have shown that around 3000 BCE, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro, would be in later centuries. Dozens of small villages were destroyed. हम म्यूचुअल रेनफोर्समेंट की साइकिल जो है, जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उसका इमेजिन कर सकते हैं कि जो लीडर्स होते थे उन्होंने जो सेटलमेंट्स थे विलेज के, या जो विलेजर्स थे
उनके लोगों को अपने आसपास ही रहने के लिए, या एक जो सेंटर था टेम्पल उसके आसपास रहने के लिए एनकरेज किया, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े तो वो इकट्ठे हो सके फटाफट से, और साथ ही अगर आर्मी की ज़रूरत पड़े तो वो सारे इकट्ठे होकर एक आर्मी का रूप ले सके। तो इस तरह से जो लीडर्स होता था उसने विलेजेस को डेवलप करने का काम किया और एनकरेज किया लोगों को एक ही जगह रहने की। जगह जो लोग थे वो भी साथ में रहने को ज़्यादा सेफ मानते थे, एक दूसरे के साथ में रहने की, ताकि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ दे सके। और जो इसी तरह का उरुक जो है, जो स्टार्टिंग का अर्ली जो टेम्पल टाउन है, वहाँ पर भी हमें कई तरह इस तरह के डिपिक्शंस मिलते हैं, जिसमें जो आर्म्ड हीरोज़ हैं उनके मिलते हैं, जो उनको दिखाया गया है अपने जो विक्टिम्स हैं उन पर डिफीट करते हुए उन्हें। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है जिसमें उसमें भी ये प्रूव होता है कि जो उरुक है उसका डेवलपमेंट 3000 BCE के समय इतने 250 हेक्टेयर तक फैल गया था, इतनी चौड़ाई तक वो उसका विस्तार होता गया, इतना बड़ा होता गया था, क्योंकि जो आसपास के विलेजेस थे वो पूरी तरह उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहाँ से लोग टेम्पल की तरफ और उरुक की जो सिटी थी उसकी तरफ आने लगे थे। There had been a major population shift. Significantly, Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. The site was continuously occupied from about 4200 BCE to about 400 CE, and by about 2800 BCE it had expanded to 400 hectares. तो जब आसपास के जो गांव थे उनको हटा दिया गया था, वो वहाँ क्योंकि वहाँ से जो लोग थे विलेजेस में जो लोग रहते थे उरुक के, वो जब उरुक में शिफ्ट होने लगे तो छोटे छोटे जो आसपास के गांव थे वो ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। और जो उरुक है उसका जो एक्सपेंडेशन है वो कई सालों बाद में, कई सेंचुरीज़ के बाद में जो मोहनजोदाड़ो बना था उससे भी 2 गुना था, उससे भी डबल ऑक्यूपाइड था। ये जो साइट थी वो 4200 BCE से लेकर 400 CE यानी कि सेंचुरी जो करंट एरा है 400 तक, तब तक भी ये जो सिटी थी वो अपने अस्तित्व में थी। और उसका जो एक्सपेंडेशन था वो 250 से बढ़कर 400 हेक्टेयर तक पहुंच गया था, यानी इतना ज़्यादा उसने अपना विस्तार किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में।